हेलो ऑल, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो ऑफ लर्न विद भावना। ये हमारे लास्ट क्वेश्चन है एमएसओई 002 का। अगर इन क्वेश्चंस के अलावा भी आपको कोई भी डाउट है और अगर वो प्रीवियस ईयर भी मैंने अगर वो वीडियो नहीं डाली है, अगर डाली भी है तो भी कोई आपको डाउट है, कोई आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, राइट, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊँ और आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, उसको मैं ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए वीडियो आपके लिए प्रोवाइड करूँगी। मैं हर एक कमेंट पढ़ती भी हूँ और जितने भी आपके डाउट्स होते हैं उनको मैं मद्देनज़र रखते हुए रिप्लाई भी करती हूँ। अगर वीडियो की ज़रूरत है तो वो भी प्रोवाइड करने की मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ। नाउ स्टार्टिंग विद क्वेश्चन 12, लास्ट क्वेश्चन मेरी तरफ से। अगर मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आपको लग रहा है कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक, तो वो आप मुझे ज़रूर कॉमेंट में बता सकते हैं। तो क्वेश्चन 12 है, हमें इंडियन डायस्पोरा के बारे में बात करना है विद इन यूनाइटेड किंगडम्स, राइट। तो स्टार्ट करते हैं आंसर के साथ। जब हम आंसर लिखते हैं तो फर्स्ट हमारा पैराग्राफ हमेशा इंट्रोडक्शन का रहेगा। तो इंडियन डायस्पोरा यूनाइटेड किंगडम में, यूके में एक लार्जेस्ट और मोस्ट इन्फ्लुएंशियल डायस्पोरिक कम्युनिटी है विद इन यूरोप। तो हिस्ट्री जो है इंडियन माइग्रेशन की, वो डेट बैक करते कॉलोनियल टाइम से, जहाँ पे जो भी कम्युनिटी थी वो इवॉल्व हुई थी सिग्निफिकेंट सोशो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल फोर्स के साथ। तो ये जो हमारा आंसर है, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो हिस्टोरिकल डेवलपमेंट है, सोशो इकोनॉमिक रोल्स है, वो कैसे चेंज हुए हैं, जो कल्चरल इंटीग्रेशन है वो कैसे देखने को मिली है विद इन यूके ऑफ इंडियन डायस्पोरिक, और क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिले हैं इंडियन डायस्पोरा को, क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं इंडियन डायस्पोरा को यूके में फ्रॉम अ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, राइट। तो हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं इंडियन माइग्रेशन का टू द यूके। तो इंडिया में इंडियन माइग्रेशन जो हुई थी, इंडियन डायस्पोरा हुआ था यूके में, वो काफ़ी सारे फेसेस में डिवाइड हो सकता है, जो कि डिफरेंट सोशो पॉलिटिकल फैक्टर्स की वजह से देखा गया था। फर्स्ट हमारा आ जाता है प्री इंडिपेंडेंस पीरियड, जो 18th-19th सेंचुरी में देखा गया था। तो ये जो अर्ली माइग्रेशन हुई थी वो रिजल्ट था ब्रिटिश एम्पायर का कॉलोनियल एक्सपेंशन का, जहाँ पे जितने भी इंडियंस थे उनको यूके में लाया गया था सी फेरर की तरह, सोल्जर्स, एज अ सोल्जर्स विद इन द ब्रिटिश आर्मी, या फिर ट्रेडर्स की तरह। तो जो सिग्निफिकेंट माइग्रेशन थी वो इस टाइम पे प्लेस हुई थी कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग पे, जहाँ पे कुछ इंडियंस जो यूके में रह रहे थे एजुकेशनल और डिप्लोमेटिक पर्पस से, वो इस टाइम पे देखे गए थे। वहीं पे जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंस की बात करते हैं और कॉमनवेल्थ माइग्रेशन जिसको बोला जाता है 1947 टू 1970s, तो देखा गया है इंडिया ने जब इंडिपेंडेंस गेन कर ली थी 1947 में, तो माइग्रेशन बहुत ज़्यादा देखने को मिली थी इंडियंस की, और ये जो माइग्रेशन थी वो धीरे धीरे इंक्रीज होती गई अंटिल 1970s। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसने बहुत ज़्यादा इनकरेज किया था माइग्रेशन को फ्रॉम कॉमनवेल्थ कंट्रीज, जहाँ पे इंडिया, पाकिस्तान और कैरेबियन जैसी जो कंट्रीज थी। यहाँ पे यूके में लेबर शॉर्टेज देखी गई, जिसकी वजह से इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में बहुत ज़्यादा लेबर की नीड थी। तो इन कंट्रीज से लेबर्स बुलाए गए फैक्ट्रीज में, रेलवेज में, नेशनल हेल्थ सर्विसेज में। तो यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने इनकरेज किया था, तो एक बहुत बड़ी मूवमेंट देखने को मिली थी ऑफ इंडियन लेबर्स या इंडियन डायस्पोरा विद इन द यूके एज लेबर्स, राइट। अब ये जो इन्फ्लक्स था, ये जो राइज था, यहाँ पे इंडिविजुअल्स इंडिया के डिफरेंट पार्ट से, पंजाब हो, गुजरात हो, यूपी हो, एज वेल एज फ्रॉम पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, यूके में शिफ्ट हुए थे एज लेबर्स। थर्ड आ जाता है रीसेंट ट्रेंड्स, जो हम अब के टाइम पे देख रहे हैं 1980s टू प्रेजेंट। तो हम देख रहे हैं कि जो माइग्रेशन है वो अभी भी कंटिन्यू हो रही है, लेकिन अब जो माइग्रेशन हो रही है वो स्किल्ड प्रोफेशनल्स की हो रही है, पर्टिकुलरली आईटी सेक्टर्स में, मेडिसिन में और एकेडमिक्स में। और जो फैमिली रीयूनिफिकेशन है या फिर जो स्टूडेंट माइग्रेशन है, वो भी कंट्रीब्यूट कर रही है ग्रोथ ऑफ द डायस्पोरा। स्टूडेंट्स भी माइग्रेट कर रहे हैं और जो प्रोफेशनल्स माइग्रेट कर रहे हैं उनकी फैमिलीज माइग्रेट कर रही है। तो ये जो माइग्रेशन है, ये अब तीनों का जो मिक्स है, स्टूडेंट, प्रोफेशनल्स एंड फैमिलीज, इसकी वजह से जो माइग्रेशन है आज के टाइम पे भी काफ़ी ज़्यादा हाई नंबर्स पे है। जब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक्स ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन यूके, तो हम देख लेते हैं साइज, इसमें पहली चीज़ आ जाता है, जहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा वो लार्जेस्ट एथनिक माइनॉरिटी ग्रुप है यूके में, जिसकी जो पॉपुलेशन है वो 1.4 मिलियन है, राइट, यूके में इंडियंस की। लेकिन वो सिर्फ
2.5% टोटल पॉपुलेशन है यूके की। दो नंबर्स ज़्यादा हैं लेकिन परसेंटेज में आप देखोगे तो सिर्फ 2.5% ही इंडियंस है यूके की पॉपुलेशन में। रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस है वो अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा है, पर्टिकुलरली लंदन में, ब्रिंघम में और या फिर मैनचेस्टर जैसे जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस देखने को मिलते हैं, बिकॉज वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पे बेटर ज़्यादा है, तो इसलिए जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा देखने को मिलती है। डाइवर्सिटी की बात करें तो जो इंडियन डायस्पोरा है यूके में वो स्लाइड हाईली डाइवर्स है, जहाँ पे डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कल्चर बैकग्राउंड से लोग देखने को मिल रहे हैं। हिंदू, सिख, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, हर रिलीजन से लोग वहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो ये जो रीजनल डाइवर्सिटी है ये इंडिया के अंदर कल्चर, प्रैक्टिसेस, लैंग्वेजेस या फिर ट्रेडिशंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाते हैं जब इंडिया में इन डाइवर्सिटीज़ की बात करते हैं, और यही डाइवर्सिटी हमें यूके में भी देखने को मिल रही है विद इन इंडियन डायस्पोरा। नाउ सोशो इकोनॉमिक रोल्स एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो इंडियंस ने यूके में इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है, जहाँ पे उन्होंने काफ़ी सारे सेक्टर्स में कंट्रीब्यूशन उनकी देखने को मिली है, स्पेशली हेल्थ सेक्टर्स में इंडियन डॉक्टर्स, नर्सेज या फिर अदर मेडिकल प्रोफेशनल्स ने बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट किया और बढ़ चढ़ के अपना कंट्रीब्यूशन देखने को मिला है। वहीं पे जब हम इंडियन एंटरप्रेन्योर्स की बात करते हैं तो हम देखते हैं काफ़ी ज़्यादा बिजनेसेस में वो अच्छा कर रहे हैं, चाहे वो रिटेल हो, हॉस्पिटैलिटी हो या फिर टेक्नोलॉजी हो। काफ़ी सारे बिजनेस फिगर्स इंडियन डायस्पोरा के, चाहे वो लॉर्ड स्वराज पॉल हो या फिर ऋषि सुनाक हो, वो प्रोमिनेंट फिगर्स देखे गए हैं अब यूके के अंदर, उनको भी जाना पहचाना जाता है। रेमिटेंसेस वो सेंड करते हैं इंडिया को वापस अपनी फैमिलीज़ को, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी। ऑल्दो जब हम यूके बेस्ड इंडियन कम्युनिटी की बात करते हैं तो वो कंज्यूमर ग्रुप देखा गया है जो कि इंडियन प्रोडक्ट्स को भी वो बाय कर रहे हैं, सर्विसेज को भी बाय कर रहे हैं, तो वो डायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करते हैं। सेकेंड आ जाता है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। तो इंडियन ओरिजिन पॉलिटिशियंस भी देखने को मिले, पब्लिक फिगर्स भी देखने को मिल रही है और वो यूके पॉलिटिक्स में उनका एक की रोल देखने को मिल रहा है, इंपॉर्टेंट रोल, इंपॉर्टेंट फिगर्स की तरह तौर पे वो देखे जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जब हम प्रीति पटेल की बात करें जो कि अभी करंट होम सेक्रेटरी है यूके की, एज वेल एज ऋषि सुनाक को जब हम देखते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर थे, जिन्होंने रिप्रेजेंट किया था पॉलिटिकल सक्सेस ऑफ इंडियन डायस्पोरा इन द यूके, राइट। तो इंडियंस की एक अलग से पहचान, इंडियन की एक वॉइसेस को उन्होंने रेज किया था। अगर इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटी वहाँ पे कोई भी इशू फेस कर रहे हैं तो उनके थ्रू एक उनको रिप्रेजेंटेशन देखने को मिली थी। वहीं पे इंडियन ओरिजिन कम्युनिटीज़ लोकल पॉलिटिक्स में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, जहाँ पे वो इमिग्रेशन, माइनॉरिटी राइट्स और एजुकेशन जैसे इश्यूज़ के लिए भी अपनी वॉइस रेज करते हैं। थर्ड आ जाता है एजुकेशनल अचीवमेंट्स। जब हम बात करते हैं एजुकेशन की तो ये हाईली वैल्यू की जाती है इंडियन डायस्पोरा में, जहाँ पे हाई रेट ऑफ यूनिवर्सिटी अटेंडेंस देखी जाती है इंडियंस की। एकेडमिक अचीवमेंट बहुत ज़्यादा है इंडियंस की विद इन द यूके, एज वेल एज अमंग द सेकेंड जनरेशन इंडियंस विद इन द यूके। इससे क्या है, थ्रू एजुकेशन अब इंडियंस लॉ, मेडिसिन, इंजीनियरिंग और एकेडमिक्स जैसे फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी जो कम्युनिटी है ये इन्वॉल्व होती है एजुकेशनल और कल्चरल इनिशिएटिव में विद मैनी इंस्टीट्यूशन जो कि लैंग्वेज कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम प्रोवाइड कर रहे हैं और रिलीजियस एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द यंगर जनरेशन। तो कम्युनिटी की भी जो इन्वॉल्वमेंट है इन एजुकेशनल और कल्चरल इनिशिएटिव में वो भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है। नाउ कल्चरल इंटीग्रेशन और आइडेंटिटी की जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि कल्चरल रिटेंशन देखने को मिल रही है, जहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है यूके में वो अपनी जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी है, जिस रीजन से वो आए हुए हैं उनको भी वो स्ट्रांगली होल्ड करके रखते हैं, जहाँ पे वो फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, वैसाखी उनको सेलिब्रेट कर रहे हैं। टेम्पल्स, गुरुद्वारा, मॉस्क इनमें भी जाते हैं और जो कल्चरल रिलीजियस हब्स है वहाँ पे उन्होंने अपनी अलग से कम्युनिटी फॉर्म कर रखी है, जहाँ पे वो कॉमन बॉन्ड कनेक्शन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। बॉलीवुड और इंडियन म्यूजिक ने भी एक सिग्निफिकेंट फॉलोइंग अपनी पा ली है यूके में। इंडियन फूड बहुत ज़्यादा फेमस हो गए, स्पेशली करी, राइट। करी आजकल सबको ही पता है। अब ये सब बहुत ज़्यादा एक मेन स्ट्रीम पार्ट बन चुके हैं ब्रिटिश कल्चर के, यूके कल्चर के, जिसकी वजह से पॉपुलैरिटी इंडियन नेशन की, इंडियन क्यूजीन की, इंडियन
कल्चर की, इंडियन म्यूजिक की बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई दिखती है विद इन द ब्रिटिश कल्चर या विद इन द यूके। सेकेंड आ जाता है हाइब्रिडिटी एंड मल्टीकल्चरलिज्म। जब हम हाइब्रिडिटी की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि इंडियन माइग्रेंट्स है वो अपनी जो आइडेंटिटी है, ओरिजिन जहाँ से वो ओरिजिनेट हुए हैं उसको भी प्रिजर्व करके रख रहे हैं और ब्रिटिश कल्चर के साथ भी वो मर्ज हो रहे हैं। तो मल्टीकल्चरलिज्म का जो प्रोसेस है वो देखने को मिल रहा है, जहाँ पे जो कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको एक्नॉलेज करते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। जितनी भी सेकेंड या थर्ड जनरेशन इंडियंस है वो एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील करते हैं अपने कल्चरल रूट के साथ, एज वेल एज वो ब्रिटिश सोसाइटी के साथ भी इंटीग्रेट हो रहे हैं, जहाँ पे वो यूके की सोशल नॉर्म, यूके की लाइफस्टाइल, लैंग्वेजेस उनको फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से कल्चरल हाइब्रिड आइडेंटिटी निकल के आ रही है जो कि इंडियन और ब्रिटिश एलिमेंट्स को ब्लेंड है, उसको हाइब्रिड कल्चरल आइडेंटिटी बोलते हैं। नाउ थर्ड हमारा आ जाता है लैंग्वेज एंड रिलीजन। तो लैंग्वेज भी एक सिग्निफिकेंट मार्कर है किसी भी आइडेंटिटी का, जहाँ पे काफ़ी सारी जितनी भी डायस्पोरिक कम्युनिटीज़ हैं इंडियंस की वो अपनी नेटिव लैंग्वेज बोलती हैं, और इंग्लिश भी वो डोमिनेंट लैंग्वेज बन चुकी है और इंग्लिश भी बोलती है, एज वेल एज दोनों लैंग्वेजेस का वो राइट जगह पे अपना इस्तेमाल करती हुई दिखती हैं। जब हम बात करते हैं रिलीजन की तो वो एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी की भी लाइफ का, चाहे वो सिख हो, हिंदूज हो, मुस्लिम्स हो या क्रिश्चियंस हो, तो वो अपनी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को मेंटेन करते हैं और फॉलो करते हैं। जितने भी इंटर रिलीजियस डायलॉग है, मल्टी फेथ प्रैक्टिसेस है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है अर्बन सेंटर्स में कल्चर लैंडस्केप का, राइट। तो कल्चरल फॉलो, अपनी कल्चर की जो वैल्यूज, प्रैक्टिसेस, ट्रेडिशंस है वो भी इंडियन डायस्पोरा यूके में फॉलो करता हुआ दिखा है। अब चैलेंजेस और इश्यूज क्या फेस किए गए इंडियन डायस्पोरा को विद इन द यूके। एक तो फर्स्ट आ जाता हमारा रेसिज्म एंड डिस्क्रिमिनेशन। तो इंडियन डायस्पोरा ने काफ़ी ज़्यादा रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, पर्टिकुलरली अर्ली टाइम्स ऑफ माइग्रेशन में, जहाँ पे ब्रिटिश सोसाइटी ने उनको बिल्कुल भी अब एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया था, आइसोलेट कर दिया था। जितने भी एटीट्यूड्स थे ब्रिटिशर्स के, जितनी भी रेशियल प्रेजुडिस थी, जीनोफोबिया था, उसने इंडियन ओरिजिन इंडिविजुअल्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया, स्पेशली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के टर्म्स में और सोशल इंटीग्रेशन में। मतलब कि उनके साथ कोई भी मिलना जुलना नहीं चाहता था और उनको अच्छी जॉब्स की भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती थी। सिर्फ लेबर टाइप जॉब्स में उनको पहले अपनाया जा रहा था या फिर लेबर टाइप जॉब्स ही उनको प्रोवाइड की जा रही थी। तो ये रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिल रहा था इंडियन डायस्पोरा का विद इन द यूके। सेकेंड आ जाता है जनरेशनल टेंशन। जो सेकेंड और थर्ड जनरेशन थे इंडियंस के विद इन द यूके, तो उन्होंने एक आइडेंटिटी स्ट्रगल एक्सपीरियंस किया, जिसमें वो अपने पेरेंट का कल्चर के एक्सपेक्टेशंस भी बैलेंस कर रहे थे, एज वेल एज ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर जो भी डिमांड्स थी उनको भी वो फॉलो करना चाह रहे थे। तो ये जो इश्यूज थे कॉन्फ्लिक्ट के, जो ये आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट ये थे, चाहे वो लैंग्वेज के बेसिस पे हो, मैरिजेस के बेसिस पे हो या कल्चर प्रैक्टिसेस के बेसिस पे, वो बहुत ज़्यादा कॉमन होते हुए दिखे, पर्टिकुलरली फैमिलीज़ के अंदर, जो कि एक स्ट्रॉन्ग टाई फॉलो कर रही थी अपने इंडियन रूट के साथ। वो चाह रही थी कि जो उनके बच्चे हैं वो भी उसी तरीके से इंडियन रूट के साथ एक कनेक्शन अपना, बॉन्ड अपना क्रिएट और फॉर्म करके रखें। थर्ड आ जाता है पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड आइडेंटिटी। काफ़ी सारी पॉलिटिकल सक्सेसेस की भी हमने बात की, लेकिन स्टिल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिले। ट्रू पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन की जब हम बात करते हैं, जहाँ पे जो इंडियन डायस्पोरा है उसने नेशनल पॉलिसीज़ में इन्फ्लुएंस किया, स्पेशली जब हम बात करते हैं इमिग्रेशन और रेशियल जस्टिस वाली पॉलिसीज़ में। अब ये जितनी भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ है, चाहे वो आइडेंटिटी हो ब्रिटिश और इंडिया में, उसके जितने भी मेंबर्स है कम्युनिटी के, वो मार्जिनलाइज्ड फील कर रहे थे फ्रॉम बोथ मेन स्ट्रीम ब्रिटिश कल्चर एंड फ्रॉम इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी, बिकॉज उनकी राइट जो पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन है और जो आइडेंटिटी रिप्रेजेंटेशन है वो उनको नहीं मिल पा रही थी। वो अपनी वॉइसेस, कंसर्न्स रेज नहीं कर पा रहे थे, तो उनको बहुत ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड फील हो रहा था ब्रिटिश कल्चर में भी, एज वेल एज इंडियन कल्चरल आइडेंटिटी में भी।
लास्ट में हमारा आ जाता है कंक्लूजन। कंक्लूजन आपको हर आंसर में प्रोवाइड करनी है, आप हेडिंग देंगे, अंडरलाइन करेंगे, देन अपना कंक्लूजन लिखेंगे। जब कंक्लूजन में मैंने यहाँ मेंशन किया, जब हम बात कर रहे हैं इंडियन डायस्पोरा की यूके के अंदर, तो हम देख रहे हैं कि एक वाइब्रेंट और डाइवर्स कम्युनिटी हमें देखने को मिलती है, जहाँ पे एक लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ माइग्रेशन देखने को मिली है, सेटलमेंट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग पीरियड देखने को मिली है, और इंटीग्रेशन होती हुई दिखी है ऑफ डिफरेंट कल्चर्स ओवर द टिकेट। जो इंडियन कम्युनिटी है उसने सब्सटैंशियल कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं यूके की इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल लैंडस्केप में। हावेवर जब हम बात करते हैं माइग्रेशन के एक्सपीरियंसेस की, इंडियन डायस्पोरा कम्युनिटीज़ के एक्सपीरियंसेस की, तो हम देखते हैं कि काफ़ी सारे चैलेंजेस, रेसिज्म, आइडेंटिटी स्ट्रगल और जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो भी डायस्पोरा है ये कंटिन्यू हो रहा है, जहाँ पे वो ब्रिटिश सोसाइटी में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो कल्चरल रिटेंशन को बैलेंस कर रहे हैं इंटीग्रेशन के साथ, और शेप कर रहे हैं इंडिया के और यूके के फ्यूचर को। इस प्रोसेस में वो दोनों की इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करते हैं, इंडियन डायस्पोरा विद इन द यूके। तो ये हमारा आंसर था, जहाँ पे हमने बात की कि कैसे इंडियन डायस्पोरा विद इन द यूके, कैसे वो कल्चरल इंटीग्रेशन और अपनी आइडेंटिटी क्रिएट कर रहा है, क्या क्या चैलेंजेस उसको देखने को मिले हैं, सोशल इकोनॉमिक रोल्स और कंट्रीब्यूशन क्या रहे हैं, और कैसे क्या डेमोग्राफिक है इंडियन डायस्पोरा का विद इन द यूके। तो ये हमारा आंसर था। मैंने सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है आंसर। अगर आपको आंसर समझ में आया है तो काइंडली मुझे कमेंट करके बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मैं आपका सपोर्ट पा सकूं। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद नेक्स्ट सब्जेक्ट। अगर इसके अलावा भी आपके पास कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, अगर आप किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन या फिर क्लैरिटी चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल मेक श्योर कि मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं। एंड टिल देन स्टडी वेल, स्टडी हार्ड, एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून with another next important video.